आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट। तो डिडक्शंस का फायदा उठाना इज ए स्मार्टनेस। डिडक्शन लेने से हमारी टोटल इनकम कम होएगी, टोटल इनकम कम होएगी तो मेरा टैक्स भी कम बनेगा, अगर टैक्स कम बनेगा तो दैट इज बेनिफिशियल टू मी, मेरे पैसे बचेंगे। तो ये प्रोविजंस दिए हैं, सेक्शन 80C टू 80U है, लेकिन चैप्टर 6A है, ये चैप्टर 6A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, सारी डिडक्शंस। और ये जगह कहाँ पर है, ये जगह जगह की बात कर रहे हैं बेटा हम, कहाँ पर डिडक्शंस मिलती हैं। पांचों हेड्स को जोड़ लिया जाता है, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पांचों हेड्स को जोड़कर जीटीआई आ जाती है। जीटीआई में से डिडक्शंस देते हैं 80C टू 80U, तो हमारे पास जो आती है दैट इज रिगार्डेड एज टोटल इनकम। ये डिडक्शंस की जगह बताई पहले हमने कि कहाँ पर डिडक्शन होती हैं। कुछ बेसिक रूल्स है बिफोर आई स्टार्ट विद डिडक्शंस। पहली बात, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U कैन नॉट एक्सीड द रेगुलर इनकम। रेगुलर इनकम से ज्यादा डिडक्शंस का टोटल नहीं हो सकता। रेगुलर इनकम होती है जो मैं नॉर्मली अर्न करता हूँ, इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं गिना जाता, इसमें कैजुअल इनकम भी नहीं ली जाती। कैजुअल इनकम तो कभी कभार होती है, लॉटरी कभी लगेगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कभी आएगा। तो ये सारी चीजें छोड़कर जो बाकी रेगुलर इनकम कहते हैं, जैसे हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, सैलरी से इनकम है, बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है, ये जो इनकम्स है ये मेरी रेगुलर इनकम्स है। तो the aggregate amount of deductions under section 80C to 80U cannot exceed the regular income. Gross total income after excluding long-term capital gain, short-term capital gain under section 111A, winning from lotteries, crossword puzzles, casual income सारी। These deductions are to be allowed only if the SSC claims and gives the proof of such investment expenditure, income and such expenditures or investments incurred or earned during the relevant period। इसका प्रूफ भी होना चाहिए आपके पास। हालांकि हमारी अब जो रिटर्नें जा रही हैं वो पेपरलेस जाती हैं, लेकिन मेरे पास अपनी जो भी मैंने डिडक्शन क्लेम करी है उसका प्रूफ होना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट मेरे से मांगेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो मुझे वो दिखाना पड़ सकता है। इसलिए बेटा सबसे पहले हम 80C की डिडक्शन की बात करते हैं। 80C की डिडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन, आप देख पा रहे हैं। दिस डिडक्शन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट इन सर्टेन सेविंग स्कीम्स। कुछ स्कीम्स में पैसा जमा कराने पर आपको ये 80C की डिडक्शन मिलती है। दिस डिडक्शन इज अलाउड टू इंडिविजुअल एंड HUF। इंडिविजुअल को मिलेगी, HUF को मिलेगी, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी को ये डिडक्शन नहीं मिलती। हाँ, मैं सेविंग करना चाहता हूं तो मैं सेविंग अपने नाम पर कर सकता हूं, अपनी वाइफ के नाम पर कर सकता हूं, अपने चिल्ड्रन के नाम पर कर सकता हूं, वेदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, मैरिड और अनमैरिड, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 4 जनों के नाम पर 80C की डिडक्शन कर सकता हूं, मैं अपने नाम पर, अपनी वाइफ के नाम पर, अपने चिल्ड्रन के नाम पर मैं पैसा जमा कराऊंगा तो मुझे ये डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80C। द अमाउंट मस्ट बी डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में डिपॉजिट कराना मैंडेटरी है। हमारा प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। लेकिन इस बार थोड़ी सी बेटा उसने चेंजेस करी, क्योंकि कोविड चल रहा था, तो उसने 31 मार्च 2020 तक नहीं दिया, उसने कहा 30 जून तक जमा करा लो पैसा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोविड के कारण वो हमारा सारा सिस्टम बंद था, लॉकडाउन लग गए थे। तो फिर टाइम पीरियड बढ़ाया, 3 महीने का और दिया कि अगर 3 महीने और दिए तक 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक भी आप वो पिछले साल की आपको उसने वो दे दी थी, रियायत दे दी थी कि आप अगले साल में इसे कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे इट इज should be the investment must be made during the previous year। और जितना भी पैसा आप जमा कराओगे
अमाउंट डिपॉजिटेड और ₹1,50,000 विच एवर इज लेस, इसकी डिडक्शन मिलेगी। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पैसा जमा कहाँ कराना है, वो आपको देखना है। ये मैंने थोड़ा सा बताया है। जो पॉपुलर स्कीम्स है, आपकी स्क्रीन पर देखें, जो पॉपुलर स्कीम्स हैं वो ये हैं। LIC ले लेते हैं लोग, प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराते हैं, म्यूचुअल फंड्स की यूनिट खरीद लेते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम खरीद लेते हैं, ELSS कहते हैं, नोटिफाइड पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा जमा करा देते हैं, एन्युटी प्लान खरीद लेते हैं, होम लोन ले लेते हैं। होम लोन को जब वापस करते हैं तो जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करेंगे उसकी रिडक्शन मिलती है। ट्यूशन फीस ऑफ 2 चिल्ड्रन, जो बच्चे पढ़ रहे हैं दो, उसकी, ये पॉपुलर स्कीम्स है। अब हम डिटेल में सीखते हैं 80C में कहाँ कहाँ हम पैसा जमा करा सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोविडेंट फंड में आप पैसा जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन सारे प्रोविडेंट फंड में जिसमें भी वो जमा कराएगा अलाउड है, 80C की डिडक्शन मिलेगी, लेकिन URPF को छोड़कर। URPF आप सभी जानते हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। URPF को छोड़ देना है। URPF को छोड़कर जहां मर्जी पैसा जमा कराओ, होल अमाउंट इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80C। आप SPF में पैसा जमा कराएं, आप RPF में पैसा जमा कराएं, आप सुपर एनुएशन प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराएं, आप EPF में पैसा जमा कराएं, आप PPF में पैसा जमा कराएं, तो सारे अलाउड है। सिर्फ URPF इज नॉट अलाउड। और मैक्सिमम कितना पैसा जमा करा सकते हो? सारों में मिल मिला के जितना मर्जी जमा कराओ, लेकिन डिडक्शन आपको 1.5 लाख की ही मिलेगी मैक्सिमम। चाहे चारों में करा लो, चाहे एक में ही करा लो सारा पैसा, इसमें कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल। उसके बाद LIC प्रीमियम जमा कराना है। LIC प्रीमियम आप दे सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करी। पहले होता था जितना मर्जी पैसा LIC की पॉलिसी में चला जाए, अब गवर्नमेंट ने थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि सपोज करो मेरी पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले की है। आई हैड टेकन ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बिफोर 1 अप्रैल 2012, तो उसके लिए तो एक्ट ने लिखा है 20% ऑफ द सम एश्योर्ड और एक्चुअल प्रीमियम पेड विच एवर इज लेस। सपोज करो मेरी 1 लाख की पॉलिसी है, तो 1 लाख का 20%, 20,000 तक ही मैक्सिमम जमा करा सकता था 1 अप्रैल। लेकिन 1 अप्रैल 2012 के बाद गवर्नमेंट ने ये जो वो है वो रिड्यूस कर दी। रिड्यूस करके इसको कर दिया, अमाउंट रिड्यूस करके उसने कर दिया 10% ऑफ सम एश्योर्ड। तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा आप नहीं करा सकते हैं। अगर 1 लाख की पॉलिसी ली है तो 1 लाख का 10% मैक्सिमम की डिडक्शन मिलेगी। आई रिपीट, 1.5 लाख की पॉलिसी है मेरी, तो 1,50,000 का 10% वो 15,000 और एक्चुअल प्रीमियम विच एवर इज लेस। और 1 अप्रैल 2013 के बाद उसने फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए 10% की जगह 15% अलाउ कर दिया। पहले 10% अलाउड था, फिजिकली हैंडीकैप्ड को उसने कहा कि नहीं, थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम जाता है उनका, तो इसलिए 15%। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आ गया क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट स्कीम ऑफ द पोस्ट ऑफिस। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में 5 ईयर्स की टैक्स सेविंग FD खोल देते हैं तो होल अमाउंट इज एलिजिबल। जितना पैसा आप जमा कराएंगे सारे की डिडक्शन मिलेगी। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ऑफ UTI एंड LIC, इसकी भी पूरी मिलेगी डिडक्शन। जितना भी पैसा आप इसमें जमा कराएंगे, ये सारी स्कीम्स में पैसा जितना मर्जी जमा कराओ, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। 80C की जो टोटल डिडक्शन है दैट इज मैक्सिमम अप टू ₹1,50,000। देन परचेज ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को ये पता ही नहीं है। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ व्हाट इज NSC। NSC में पैसा जमा कराना इज वेरी गुड। मैंने पैसा जमा करा दिया, सपोज करो NSC में मैंने 1 लाख रुपए जमा करा दिया इस साल 1920 में, 1 लाख रुपए जमा हो गया मेरा NSC पे। वो पैसा मुझे मिलता नहीं है, 6 साल का कुछ उसका लॉक इन पीरियड होता है, 6 साल बाद पैसा मिलता हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहता है और वो इंटरेस्ट भी क्यूमुलेट होता रहता है। एंड में 6 साल बाद इकट्ठा पैसा मिलता है। मेरे ख्याल अगर मैंने 1 लाख रुपए जमा कराया है तो आई विल गेट 1,50,000 को समथिंग,
आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 years। तो 5 साल बाद मुझे 1.5 लाख रुपए मिलेगा 1 लाख का। तो वो जो इंटरेस्ट मिल रहा है एवरी ईयर, वो भी मेरी इनकम है। वो मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाता हूँ, एज वेल एज वो मेरी री इन्वेस्टमेंट भी है। 80C में डिडक्शन भी मिलेगी। जो पैसा मैंने एज ए इंटरेस्ट मिला है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एज ए इनकम आ जाएगा, और वो पैसा मेरा री इन्वेस्टेड हो गया, मेरे पास आया तो है ही नहीं, तो उसकी डिडक्शन भी 80C में मिलती है। इसलिए सारे लोग ये NSC खरीदते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। वेरी गुड अपॉर्चुनिटी है ये। एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है इसका, दूसरा एक तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इनकम है, एज वेल एज डिडक्शन भी है। तो मेरे को तो कोई खास फर्क पड़ा नहीं, वो मेरी डिडक्शन ही होगी, अमाउंट टैक्स फ्री हो गया एक किस्म का। अमाउंट डिपॉजिटेड विद नेशनल हाउसिंग बैंक अंडर हाउस लोन स्कीम, जो मैंने पैसा जमा कराया नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ, वो भी पूरा का पूरा अमाउंट डिडक्टेबल है अंडर सेक्शन 80C। एनी पेमेंट टुवर्ड कॉस्ट और परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अमाउंट डिपॉजिटेड विद पब्लिक सेक्टर कंपनीज, amount deposited with government employees under deferred annuity scheme, amount paid to LIC under annuity plans, tuition fee of 2 children in full time education। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेज में जा रहा है मेरा लड़का, तो उसकी जो मैं पेमेंट करता हूँ, तो वो जो कॉलेज की फीस जाती है, तो उसका जो अमाउंट है उसकी ट्यूशन फी होती है। अगर आप फीस स्लिप देखेंगे अपनी, तो वहां पर फीस स्लिप के में लिखा होता है ट्यूशन फीस, तो वो ट्यूशन फी की रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 80C, वो भी लगेगी। फिर सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम में जितना पैसा जमा कराओगे ये भी अलाउड है। सुकन्या समृद्धि योजना, ये आप सभी जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना, गवर्नमेंट ये मोदी सरकार की। किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करा दिए 5 years वाला, नेक्स्ट इसको हम कहते हैं कि दिस इज टैक्स सेविंग FD। तो ये सारी डिडक्शन, इनमें जितना भी पैसा जमा कराओगे, मतलब सारी स्कीम में जितना भी पैसा जमा कराओगे, तो मैक्सिमम अप टू रुपीज ये अमाउंट ऑफ डिडक्शन पड़े, अमाउंट डिपॉजिटेड इन सर्टेन एलिजिबल सेविंग स्कीम्स, और रुपीज 1,50,000 विच एवर इज लेस। तो ये 80C की डिडक्शन है जो हमने अभी स्कीम्स डिस्कस करी। तो ये क्वेश्चंस में आएंगी, उसके अकॉर्डिंगली हम इनको करते चले। CCC, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड। अगर आप पेंशन फंड में पैसा जमा कराते हैं तो भी यही डिडक्शन है 80C वाली। 80CCC और 80CCD ये सारी मिलाकर बेटा 1.5 लाख की डिडक्शन मिलती है। ठीक है बेटा, 80C, 80CCC, 80CCD टोटल मिलाकर आपको डिडक्शन जो मिलेगी दैट इज 1,50,000, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो पेंशन फंड में जमा कराएं, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड करें, तो मैक्सिमम डिडक्शन जो हमें मिलेगी 80CCD में और इसमें मिलाकर, दिस इज टोटली गोइंग टू बी 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। 80CCD 1B ये इसकी एक्स्ट्रा है 50,000 रुपीज। अमाउंट ऑफ डिडक्शन, अमाउंट डिपॉजिटेड और ₹50,000 विच एवर इज लेस। ये दिस डिडक्शन फॉर पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर। अगर आप इसमें 80CCD 1B में पैसा जमा कराते हो तो फिर 50,000 की एक्स्ट्रा डिडक्शन है। 80C में हमें डिडक्शन है 150, 50,000 ये एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए की डिडक्शन होगी टोटल। ये इसी की स्कीम है, ये इसी को एक्सप्लेन किया हमने। इसके बाद बेटा 80C हमारा, ये 80C में जितनी भी पेमेंट्स हैं वो हमारी इन्वेस्टमेंट्स है 80C की सारी। 80D में सारी मेडिकल से रिलेटेड है। 3 सेक्शन है 80D के, 80D, 80DD, 80DDB, 4 मतलब 3 सेक्शन है ये सारी मेडिकल से रिलेटेड। पहला है 80D, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। मैंने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ले लिया, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसे हम कहते हैं वो मैंने ले ली है। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जब मैंने ले लिया है तो फिर मुझे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट बाय चेक करनी है, तो मुझे डिडक्शन मिलेगी 25,000 की। अगर मैं पेरेंट्स की भी डिडक्शन करता हूँ
तो पेरेंट्स को भी मिलेगी, पेरेंट्स को भी मुझे मिलेगी डिडक्शन 80D में 25,000 वो मिलेगी अलग से। तो 25 प्लस 25 50 हो जाएगी मुझे। लेकिन पेमेंट जानी चाहिए बाय चेक ओनली, कैश नहीं। हाँ, इसके अंदर 5,000 रुपए की 5,000 रुपए की होता है। इसमें एक और दिया उसने, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चेकअप। मुझे लगता है कि मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, मैं उससे पहले उसका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराना चाहता हूँ। मैं जाता हूँ डॉक्टर पैथ लैब्स के पास, उनको अपना ब्लड सैंपल देता हूँ और उनसे कहता हूँ जी चेक कर दो, मेरी कोई दिक्कत तो नहीं है, देखो बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। वो चेक कर देते हैं। चेक करने पे मुझे पता लगता है हाँ मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो पैसे लेंगे चेकअप करने के, तो वो जो पेमेंट है वो 5,000 रुपए की डिडक्शन है, विच इज इंक्लूडेड इन 25,000 रुपीज। वो 5,000 मैं कैश भी दे सकता हूँ, उसके लिए अलाउ किया है। ये डिटेल में अभी हम टेबल देखेंगे शायद, ये रहा देखें आप, अगर अपनी ये देखें सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के अगर 60 ईयर से कम है तो 25,000 की डिडक्शन है। पेरेंट्स भी 25,000 की डिडक्शन है। अगर दोनों 60 से बिलो है, मैं भी 60 से बिलो हूँ, मेरे पेरेंट्स भी 60 से बिलो हैं, तो टोटल डिडक्शन मुझे 50,000 की मिल सकती है। ये 25 है, 20 प्लस 5 20,000 उसका प्लस 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का। अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं है तो 25,000 टोटली ले सकता हूँ। अगर मैं तो 60 से बिलो हूँ लेकिन मेरे पेरेंट्स 60 से अबव हैं, तो 25,000 मुझे अपनी फैमिली का मिलेगा प्लस 50,000 मुझे अपने पेरेंट्स का मिलेगा, 75,000 हो गया। मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे फादर भी सीनियर सिटीजन है, तो मैं अपनी इंश्योरेंस भी करा रहा हूँ, फादर की इंश्योरेंस भी करा रहा हूँ। तो फिर मुझे मैक्सिमम डिडक्शन जो 80D में मिलेगी वो 1 लाख मिलेगी। ये आपकी स्क्रीन पे आप देखें, बड़े ही डिटेल्ड में आपको समझाया है, बड़े क्लियर कट ये स्क्रीन। 80DD डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस डिपॉजिट इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट। ये तब है जब मेरी फैमिली में कोई मेडिकली हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट है। मेंटेनेंस एंड डिपॉजिट, मैं उसको मेंटेन कर रहा हूँ बच्चे को। एक फैमिली है मिस्टर एक्स की, उसका लड़का फिजिकली हैंडीकैप्ड है या मेंटली रिटार्डेड है, तो वो अपने बच्चे के नाम पर एफडी कराता है, कराए कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। उसे डिडक्शन मिलेगी 75,000 रुपीज की फिक्स। पैसा जमा कराए तो भी मिलेगी, नहीं कराए तो भी नहीं मिलेगी। 75,000 फिक्स्ड है, अलाउड इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर। खर्चा करे तो भी मिलेगी, ना करे तो भी मिलेगी। 75,000 डिडक्टेबल है ही है। और अगर वो 80% से ज्यादा डिसेबल है, डिसेबिलिटी होती है बेटा, अगर दोनों पैर नहीं चल रहे हैं, दोनों बच्चे के पाँव नहीं चलते हैं, दोनों लिम्स काम नहीं कर रही हैं, दोनों आंखें नहीं काम कर रही हैं, तो फिर वो 100% डिसेबल माना जाता है। तो 100% डिसेबल है तो 125 की डिडक्शन मिलेगी। 80% से ज्यादा डिसेबिलिटी है तो 125, और अगर 80% से कम है तो 75। अब बेटा इस डिडक्शंस को हमने और एलेबोरेट करा। 80DDB आ गया। 80DDB है, this is 80DDB, deduction in respect of medical treatment of specified diseases। 6 specified diseases है, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, थैलेसीमिया, एड्स, क्रोनिकल रीनल डिजीज एंड होमोफीबिया। ये 6 डिजीजेज है। अगर आपके फैमिली में किसी मेंबर को ये हो जाती हैं 6 में से, तो आपको ये डिडक्शन 80DDB की मिलेगी। एक्चुअल एक्सपेंडिचर और ₹40,000 विच एवर इज लेस। और अगर सीनियर सिटीजन है तो फिर 1 लाख हो जाती है। ये बढ़कर 40,000 से जो अमाउंट है वो बढ़कर 1 लाख हो जाएगा। 80DDB ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीजेस। स्पेसिफाइड डिजीजेस 6 है, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, थैलेसीमिया, एड्स, क्रोनिक रीनल फेलियर एंड होमोफीबिया। ये बेटा 80DDB, ये 80DD, 80DDB और 80U ये फिजिकली हैंडीकैप्ड और बीमारियों के लिए है बेटा। और 80U
ये मैं अभी डिटेल में समझाएंगे। यहाँ पर जो रिलेटिव का मीनिंग है स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, मदर एंड फादर इंक्लूडेड है। लेकिन जब 80C की बात करी थी तो मैंने कहा था 4 बंदे 80C में, मैं, मेरी वाइफ, मेरी लड़की, मेरा लड़का, 4 जने। ओके बेटा, तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिलेटिव की डेफिनेशन है। फिर 80E आ जाता है। 80E स्टैंड फॉर एजुकेशन। मैंने एजुकेशन के लिए लोन लिया है, पैसे नहीं थे, लोन लेके पढ़ना शुरू कर दिया। तो जब मैं वापस पैसा दूंगा तो जिस ईयर में पैसा दूंगा उस ईयर में डिडक्शन मिलेगी, और जितना भी इंटरेस्ट पे करूंगा ड्यूरिंग द ईयर उसकी डिडक्शन है। प्रिंसिपल रीपेमेंट की कोई अमाउंट नहीं, जितना इंटरेस्ट दिया वो मिलेगा। लेकिन लोन मेरे को लिया होना चाहिए किसी इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो। 80E deduction for interest paid on education loan taken for higher education. This deduction is only allowed to individuals, only for individuals। लिखा ऊपर देखो, एजुकेशन लोन फॉर सेल्फ, अपने लिए ले सकता हूँ, स्पाउस के लिए ले सकता हूँ, वाइफ के लिए, चिल्ड्रन के लिए ले सकता हूँ, और किसी लीगल गार्डियन जिसका हूं मैं उसके लिए ले सकता हूँ। लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए या अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। द बेनिफिट, जितना पेमेंट करूंगा, एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे डिडक्शन, नो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट। तो ना मिनिमम लिमिट है ना मैक्सिमम, जितना इंटरेस्ट पे करूंगा सारा का सारा विल बी डिडक्टेबल। ये मैंने छोटे छोटे ये फ्लैश कार्ड्स बना रखे हैं ताकि याद रखे जा सके, सारों के याद करने के लिए फ्लैश कार्ड्स हैं ये। मैं आपको 1 बाय 1 दिन में भेजता भी रहूंगा कि ये फ्लैश कार्ड्स पढ़ते रहें। फिर आ जाती है 80GG की डिडक्शन। 80GG, दिस इज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ हाउस रेंट। मैंने हाउस रेंट पे किया है, डिडक्शन इज अलाउड टू इंडिविजुअल ओनली। दिस डिडक्शन इज अलाउड टू इंडिविजुअल ओनली। ही शुड नॉट रिसीव्ड एनी HRA। अगर HRA मिल रहा है फिर ये डिडक्शन नहीं मिलती। He should not have any self-occupied house in India। उसका अपना मकान भी नहीं होना चाहिए इंडिया में। He must be living in one of the big cities in India। 35 बिग सिटीज है इंडिया की, वो लिस्ट है हमारे पास। अमृतसर, लुधियाना, दिल्ली ये इंक्लूडेड है, चंडीगढ़ इज नॉट देयर। तो ये बेटा अमाउंट ऑफ डिडक्शंस हैं। लिमिट्स लगाकर लीस्ट इज डिडक्टेबल, जो इन सब में से कम आएगी उसकी डिडक्शन मिलेगी। ₹5,000 per month, that means 60,000 annually। 25% of gross taxable income, 25% of gross taxable income। Rent paid minus 10% of gross taxable income। Least is deductible। जो इन तीनों में से लेस आएगा उठा उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। ये हमारा सारी हो जाएगी यहाँ तक की। तो आगे देखते हैं बेटा 80GGA। This is donation in deduction in respect of donation for scientific research। साइंटिफिक रिसर्च के लिए मैंने डोनेशन दी है या रूरल डेवलपमेंट के लिए दी है तो सबको ये डिडक्शन मिलेगी, लेकिन उसकी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर बिजनेस इनकम है तो वो बिजनेस हेड में डिडक्शन लेता है। साइंटिफिक रिसर्च की 125%, रूरल डेवलपमेंट की 100%, वहां डिडक्शन मिल रही थी। लेकिन जिसकी बिजनेस इनकम नहीं है, सैलरी में से काट लिए सरकार ने पैसे की हम मंगलयान बना रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च इसरो को पेमेंट करेंगे, सबकी सैलरी में से पैसे कट गए, तो वो जो पैसे कट गए हैं उसकी डिडक्शन 80GGA में मिलेगी, सबको मिलेगी जिसने पैसा दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉर कैरिंग आउट देयर साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम्स। 80GGB, डिडक्शन फॉर अमाउंट गिवन टू पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट करी है हमने, कर सकते हैं, इंडियन कंपनी दे सकती है, अलाउड टू इंडियन कंपनी। नो डिडक्शन इफ पेमेंट इज मेड इन कैश। पहले लिमिट रखी थी 2000 रुपए की, उससे पहले लिमिट थी कैश की 20,000 की।
जब डिमोनेटाइजेशन हुई तो आपको पता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका फायदा उठा लिया, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का भी। तो उन्होंने क्या करा, 20-20 हजार की रसीदें काट दी और उन्होंने 500 करोड़ रुपया वाइट कर लिया अपना, रसीदें काट काट के 20-20 हजार की। तो वो अलाउड था 20 हजार रुपए। फिर एक्ट ने लिमिट घटाकर 2000 करी और अब कैश डिडक्शन है ही नहीं, पेमेंट मस्ट बी मेड बाय चेक। अगर आप 80 जीजीबी की डिडक्शन लेना चाहते हैं तो आपको चेक से पेमेंट करनी पड़ेगी। 80 जीजीसी और 80 जीजीबी सेम है, सिर्फ इतना ही फर्क है, वहां इंडियन कंपनी डिडक्शन दे सकती है पॉलिटिकल पार्टी को, और यहाँ पर एनी अदर पर्सन अदर देन लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन को छोड़कर अगर इंडिविजुअल देना चाहे, एचजीएफ देना चाहे, पार्टनरशिप फर्म देना चाहे तो 80 जीजीसी मिलेगी और 80 जीजीबी फॉर इंडियन कंपनी है। बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है।